आज का टॉपिक है हाउ टू स्टडी फिज़िक्स। इस टॉपिक पे बहुत कुछ आपने सुना होगा, बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, मेमोराइजेशन टेक्निक्स, रिवीजन टेक्निक्स और भी बहुत कुछ। लेकिन हम आज ऐसा कुछ नहीं बताने वाले। नो मेमोराइजेशन टेक्निक्स, नो रिवीजन टेक्निक्स। क्या बताने वाले हैं हम, वो देखते हैं। होपफुली आपको पसंद आएगा। सो लेट अस स्टार्ट। ये जानने से पहले कि हाउ टू स्टडी या व्हाट टू डू, लेट अस नो व्हाट नॉट टू डू। ये एक बहुत ही जनरल परसेप्शन है कि अगर किसी को डेफिनेशंस मेमोराइज्ड हैं, फार्मूलेज एकदम याद हैं, तो उसे फिज़िक्स आती है। या फिर वो स्कोर कर रहे हैं 90+, तो उन्हें फ़िज़िक्स आती है। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ 100% रॉन्ग, बट ये ज़रूरी नहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, हमें हमेशा इस चीज़ पे बहुत फोकस दिया जाता है कि क्योंकि फ़िज़िक्स हार्ड है, आपको सब कुछ याद होने चाहिए। अगर आपको डेफिनेशंस याद हैं, फार्मूले याद हैं, तो आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, इजीली आंसर्स एग्ज़ाम में लिख सकते हो, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे एंड ऑफ कोर्स आपको फ़िज़िक्स भी आ जाएगी। बट इट इज़ नॉट ट्रू। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देयर यू कैन नॉट स्कोर। तो ये सब चीज़ें आई कहाँ से? ये सब चीज़ें ट्यूशन कल्चर से आई हैं, कोचिंग कल्चर। चीज़ें आसान बनाना, आपके लिए चीज़ें आसान बना के दी गई हैं कि ये फार्मूले रट लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप अप्लाई कर दीजिएगा एंड मार्क्स आपके ही हैं। लेकिन आप सोचिए, हम लोग रोज़ खाना खाते हैं, राइट? हम निवाले तोड़ते हैं, लेते हैं, चबाते हैं एंड देन वी swallow इट। लेकिन अगर वही खाना आपको, सपोज़ रोटी दाल है या रोटी सब्जी है, मिक्सी में डाल दिया, मिक्सी कर दिया और कहिए कि हाँ पी लीजिए, चबाने का कोई काम ही नहीं है, आपके लिए चीज़ें आसान कर दी गई हैं, कितने साल तक आपके दांत ठीक रहेंगे? बस वही वाली बात यहाँ भी है। आपको हर एक चीज़ मेमोराइज़ करने के लिए आपको 100-50 फार्मूलों की ज़रूरत नहीं है, ना ही हर एक वर्ड, हर एक डेफिनेशन, हर एक फार्मूला रटने के। यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये कैसे होगा। वेल लेट्स सी। सबसे पहली बात, हमें ये दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है कि फ़िज़िक्स इज़ हार्ड। हार्ड शब्द को फ़िलहाल के लिए हटा दीजिए। अभी यहाँ कुछ रिप्लेस नहीं करना है। हम ये भी नहीं लिखने वाले हैं या ये भी नहीं समझने वाले हैं कि फ़िज़िक्स इज़ ईजी। आपको इतने दिन बताया गया है कि फ़िज़िक्स इज़ हार्ड, फ़िज़िक्स इज़ हार्ड, फ़िज़िक्स इज़ हार्ड, तो आप समझ रहे हैं कि फ़िज़िक्स इज़ हार्ड, आपने उनकी बात मान ली। बट आपने कभी सोचा कि वाई फ़िज़िक्स इज़ हार्ड? हाँ, अब कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये हो गई कि नहीं, हमें पहले फ़िज़िक्स पसंद थी लेकिन हमें अब पसंद नहीं आ रही है, या पहले फ़िज़िक्स इजी था हमारे लिए लेकिन अब हमें इजी नहीं लगता है, हमें उसके कंसेप्ट समझ में नहीं आते हैं, या हमें कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं लेकिन हम उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हर तरह के स्टूडेंट्स को अभी के लिए यही रिक्वेस्ट होगा कि आप हार्ड वर्ड को हटा दीजिए। फ़िज़िक्स इज़, फ़िलहाल वहाँ की जगह आप ब्लैंक रखिए। आप पहले जो हम टेक्निक बता रहे हैं उसे कुछ दिन के लिए अप्लाई कीजिए एंड देन आप खुद फील कर सकते हैं कि आपको फ़िज़िक्स हार्ड लगता है या इजी लगता है। एक्चुअली ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए है, नॉट पर्टिकुलरली फॉर फिज़िक्स। क्या करना है, लेट अस सी। सबसे पहली बात, क्लीन योर ब्रेन। आपके ब्रेन को आपको ब्लैंक स्लेट बनाना है, एकदम ब्लैंक स्लेट।
इससे पहले जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, जो भी टेक्निक्स बताए गए हैं, आप सब कुछ भूल जाइए कि फ़िज़िक्स बहुत हार्ड है, फ़िज़िक्स के लिए आपको ये फार्मूले रट लेंगे तो फ़िज़िक्स आ जाएगा, या ये पर्टिकुलर बुक कर लेंगे तो फ़िज़िक्स आ जाएगा। ये सब चीज़ें फ़िलहाल के लिए आप भूल जाइए। सबसे पहली चीज़ ये करनी है हमको कि हमको चीज़ों को समझना है। बुक हम रीड करेंगे और फिर हम उसे समझेंगे। अब आप कहेंगे कि हाँ, हमने तो बुक पढ़ी ही नहीं है, हम ऐसे ही कह रहे हैं कि फिज़िक्स इज़ हार्ड। वेल लेट अस सी हम क्या कहना चाहते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। हम सब लोग बुक पढ़ते हैं और बुक में क्या लिखा है ये जानते भी हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या हम समझते हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, देखिए। जो भी आप फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं या साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हमें बचपन में एक पोएम पढ़ाया जाता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और जब हम बड़े होते हैं, जब हम फिज़िक्स पढ़ते हैं या जब साइंस से रूबरू होते हैं, तो फिर हमें ये चीज़ पता चलती है कि नाइदर स्टार्स ट्विंकल नॉर आर दे लिटिल। तो क्या कभी जब आप किसी बच्चे को रिसाइट करते हुए सुनते हैं कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो आपके दिमाग में आया कि उसे बताएं कि स्टार्स ना ही ट्विंकल करते हैं, हमें लगता है कि वे ट्विंकल करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से, अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से, और ना ही वो छोटे होते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर हैं इसलिए हमें वो छोटे दिखते हैं। अब आप कहेंगे कि बच्चों को उनके वर्ल्ड में जीने देना चाहिए, व्हाई बी क्रूएल। करेक्ट है। चलिए कोई बात नहीं, एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। बहुत से लोग अंधेरे से डरते होंगे, राइट। और क्योंकि हम साइंस स्टूडेंट्स हैं तो हमको ये पता है कि व्हाट इज़ डार्कनेस, absence ऑफ लाइट, मतलब absence ऑफ फोटॉन्स। तो आप किस चीज़ से डर रहे हो? वहाँ पे फोटॉन्स नहीं है, इस चीज़ से। तो अपने आप खुद पे हंसोगे, राइट, कि अरे वहाँ पे फोटॉन्स नहीं थे इसलिए हम डर रहे थे। तो डर ख़त्म हो जाएगा। करेक्ट है। पहले भी आपको दोनों चीज़ें पता थी। आपको ये भी पता था कि आप अंधेरे से डरते हो, आपको ये भी पता था कि अंधेरा होना इज़ सिंपली लाइट का ना होना, फोटॉन्स का ना होना। लेकिन जब आप इन दोनों चीज़ों को समझते हो तब आपका डर दूर हो जाएगा। करेक्ट है। क्या समझना है? पहली चीज़, जिस चीज़ को हम देख नहीं पाते हैं, वहाँ पे हम जान नहीं पाते हैं, परसीव नहीं कर पाते हैं कि वहाँ पे क्या है, उसे ढंग से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ से ब्रेन हमको सेव करने की कोशिश करता है और रिएक्शन होता है फियर। और सिंपली सेकेंड थिंग इज़, फ़िलहाल आप जिस चीज़ से डर रहे हो वो इस चीज़ से डर रहे हो कि वहाँ पे फोटॉन्स नहीं है। क्योंकि फोटॉन्स नहीं है, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो सकते हैं आपके रेटिना पे और आप देख नहीं सकते हैं कि वहाँ पे चीज़ें क्या हैं, कैसी हैं, एंड दैट इज़ वाई आपका ब्रेन डर रहा है या आपको डराने की भी कोशिश कर रहा है। सो फर्स्ट थिंग होगी कि बी द मास्टर ऑफ योर ब्रेन। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, सब कुछ याद कर लेते हैं, सब फॉर्मूले याद होते हैं और एग्ज़ाम में हम ब्लैंक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन पैनिक क्रिएट कर रहा होता है। देन व्हाट टू डू एट दैट टाइम? वेल, ये एडवाइस आपको बहुत ही अजीब लगेगी, लेकिन यूँ सोचिए कि आप वहाँ पे ऑलरेडी ब्लैंक हैं, आप पैनिक कर रहे हैं, आपके पाम स्वेटी हो रहे हैं, आप कुछ लिख नहीं पा रहे हैं, हाथ कांप भी रहे होंगे, आपने वैसे भी फेल होना है। आप जब कुछ लिखेंगे ही नहीं तो मार्क्स कैसे आएंगे, या फिर कम मार्क्स आएंगे आप कुछ लिखते हैं। आपको यही चीज़ आपके ब्रेन को बतानी है कि इतना पैनिक होकर फ़ायदा नहीं है, कि हमने वैसे भी फेल होना है तो क्यों ना हम काम हो जाए। स्टार्टिंग में ये चीज़ हार्ड होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। सो व्हेनेवर यू आर पैनिकिंग,
जस्ट टेल योर ब्रेन कि हम वैसे भी फेल होने वाले हैं, तो क्यों नहीं हम अपना 100% दे के फेल हों। यू विल नेवर बी ब्लैंक इन एग्ज़ाम। ब्लैंक आप इसलिए होते हैं क्योंकि आप उस चीज़ से डर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो फेल्योर का डर हटा दीजिए। आप कहेंगे कि क्या ये इतना आसान नहीं, इतना आसान है? ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ें कभी आसान नहीं होती। इस चीज़ के लिए ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, लेकिन आप कर सकते हैं। पैनिक होके तो वैसे भी फेल होना है, तो क्यों नहीं 100% दे के हो जाए। आप कभी नहीं होंगे, ट्रस्ट में। चलिए, ये तो बहुत दूर की बातें हैं। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि नोइंग और अंडरस्टैंडिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। 2 एग्जाम्पल से मैंने बताने की कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा, राइट। अब एक चीज़ ये भी होती है, देखिए, सबकी टेस्ट डिफरेंट होते हैं लाइफ में, राइट। किसी को स्वीट पसंद होता है तो किसी को बिल्कुल पसंद नहीं होता, किसी को स्पाइसी पसंद होता है, कोई स्पाइसी बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाता, करेक्ट है। तो सबके चॉइसेस अपने हिसाब से होते हैं, सबके फेवरेट डिश अपने हिसाब से होते हैं। तो क्या पढ़ाई में सबके फेवरेट सब्जेक्ट उसी हिसाब से नहीं होंगे? तो अगर आपको 90% ऑफ पब्लिक कह रही है कि फ़िज़िक्स हार्ड है, तो क्या इसका मतलब है कि आप बाकी 10% में से नहीं होंगे? नहीं, ये चीज़ आपको खुद डिसाइड करनी है कि फ़िज़िक्स आपके लिए इजी है या हार्ड है। अगर इजी है तो कोई बात ही नहीं है, आप इसमें जनरली इंटरेस्टेड होंगे। अगर हार्ड है तो हमको उसको इजी कैसे बनाना है? इजी ऐसे बनाना है कि सबसे पहले भूल जाना है कि फ़िज़िक्स हार्ड है, फिर हमें उसे रीड करना है, फिर अंडरस्टैंड करना है, और फिर फ़िज़िक्स आपके लिए इजी हो जाएगी। कैसे? लेट अस सी। चलिए, डार्क वाला चीज़ तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि फियर ऑफ डार्क आपको कैसे परसीव करना है, कैसे आप पहले उसको सिर्फ जानते थे और कैसे पहले अब आप उसको समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ है, सिंपली एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं। आपने क्लास 9th से पढ़ा होगा मोशन की डेफिनेशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट है। सबसे पहले आपको मोशन ही पढ़ाया जाता है कि मोशन क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन जब आप मोशन पढ़ रहे हैं, क्या आपको पोजीशन का कंसेप्ट पता है कि फ़िज़िक्स में आप किस कंसेप्ट को पोजीशन कहेंगे और उसे कैसे मेजर करते हैं? सो जनरली हमको क्या पता होता है, व्हाट इज़ पोजीशन, किसी चीज़ की लोकेशन। फिजिक्स में भी ये सेम थिंग है, व्हाट इज़ पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट आप ऑब्जर्व कर रहे हो या एनालाइज कर रहे हो, उसकी पोजीशन, करेक्ट है। अब उस पोजीशन को मेजर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट और एक चीज़ चाहिए, समथिंग टू मेजर टाइम। क्या होगा? क्लॉक। सो अब आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए रेफरेंस पॉइंट कि उसके रेफरेंस में आप क्या करेंगे, मेजर करेंगे। मतलब एक पॉइंट आप लेंगे कि जो डेफिनेट है, कांस्टेंट है, जिसको आप रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे, और वहाँ से आपके ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो आप मेजर करेंगे और आप पोजीशन लोकेट करेंगे। अब रेफरेंस पॉइंट आप कैसे लेंगे? यू नीड अ कोऑर्डिनेट एक्सेस। इन जनरल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेते हैं। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स सिस्टम, समझिए कि आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, उसका जो ओरिजिन है उसे आपने रेफरेंस पॉइंट कंसिडर किया, फिर हमने क्या किया, फिर वहाँ से ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिटरमाइन करते हैं। फिर हमको पता चला कि ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, लेकिन बिना टाइम के क्या हम पता लगा पाएंगे कि कैसे मूव हो रहा है? नहीं पता लगा पाएंगे, करेक्ट है। सो वी नीड अ क्लॉक देयर। और जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक क्लॉक भी लगाते हैं, दैट विल बिकम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब वहाँ हम चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं, पोजीशन एनालाइज कर सकते हैं, फिर पोजीशन टाइम के साथ कैसे बदलती है, स्पीड आ गया, फिर एक्सेलरेशन आ गया, फिर वेलोसिटी भी देखेंगे, ये आगे की चीज़ें हैं। लेकिन जब आप मोशन के बारे में सोचते हैं तब ऑटोमेटिकली क्या ये चीज़ें आपका दिमाग सोचता है? अगर सोचता है तो आप फिज़िक्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर सिर्फ आप पोजीशन को पोजीशन की तरह लेते हैं तो आपको
अभी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। चलिए ठीक है, आपने पढ़ भी लिया। अब आप सोचेंगे कि क्या हमने अंडरस्टैंड कर लिया, ये आपको कैसे पता चलेगा? वेल, इट इज़ वेरी सिंपल। टीच, पढ़ाइए। किसी क्लासमेट के साथ डिस्कस कीजिए, आप टीचर का रोल ले लीजिए, आप उन्हें एक्सप्लेन कीजिए। दे विल आस्क क्वेश्चंस, क्या आप उस क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं? या कोई फिज़िक्स क्यूरियस, साइंस क्यूरियस बच्चे हैं, क्या आप उन्हें एक्सप्लेन कर पाते हैं? देन यू अंडरस्टूड इट। इट्स वेरी सिंपल। अब क्या करना है? नाउ डेवलप अ वोकैब। फिज़िक्स की एक अपनी लैंग्वेज है, करेक्ट है, और उसे हम क्या कहते हैं? कंसेप्ट्स। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट्स को समझिए, और जितने ज़्यादा कंसेप्ट आप समझते जाएंगे, आपकी वोकैबलरी डेवलप होते जाएगी। किसी भी लैंग्वेज में आपकी वोकैबलरी जितनी रिच हो, आप उस लैंग्वेज के उतने जानकार होंगे। तो आपके कंसेप्ट्स जितने रिच होंगे, आप जितने ज़्यादा कंसेप्ट समझते होंगे, आपको फिज़िक्स उतने ज़्यादा आएगी। सिंपल थिंग। अब क्या करना है? अब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। जनरली ये किया जाता है कि थ्योरी पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है, कहा जाता है कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें। आई विल से कि जब तक आप थ्योरी नहीं समझेंगे, आप ना ही फिज़िक्स समझ पाएंगे, ना ही उसमें स्कोर कर पाएंगे। एक बार आपको लगता है कि आप थ्योरी समझ गए, देन आप क्या कीजिए, उसे तुरंत प्रॉब्लम्स में, न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। और जितना हो सके आप खुद प्रॉब्लम्स ट्राई करने की कोशिश कीजिए। खास करके एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम्स दिए हैं, आप उन्हें खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आप कहीं स्टक हो रहे हों, थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दीजिए, फिर उस पर सोचिए, या फिर पीछे जाइए, रिवाइज़ कीजिए कि आप कहाँ गलत हो रहे हैं, आप क्या कंसेप्ट्स जानते हैं। कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसके बारे में आप क्या कंसेप्ट्स जानते हैं, क्या वहाँ पर अप्लाई होगा। इससे आपकी एक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होती है और आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। आपको बहुत सारे 100-200 फार्मूलों की ज़रूरत नहीं होगी। और जैसे ही चीज़ें आप समझने लगेंगे, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपका स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सिंपल है ना, हम फिज़िक्स में भी बोलते हैं, जितनी फास्ट पोजीशन चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। करेक्ट है? सॉरी, स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। करेक्ट नहीं है, राइट? ओके। सो जितनी ज़्यादा आप कंसेप्ट समझ पाएंगे, जितनी जल्दी अप्लाई कर पाएंगे, आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। फिर छोटे छोटे ट्रिक्स हैं कैलकुलेशंस के, वो चीज़ें आगे डिस्कस होंगी। लेकिन सबसे पहली चीज़ है चीज़ों को समझना। जैसे ही आप समझेंगे, आपको अपने आप याद रहेगा। और उसके बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। वेल, ये था हमारा वीडियो ऑन हाउ टू स्टडी। चलिए 30 सेकेंड्स में समराइज़ कर लेते हैं क्या क्या बताया है। सबसे पहला चीज़, आपको आपका ब्रेन बिल्कुल क्लीन स्लेट कर लेना है। पहले की सारी चीज़ें भूल जानी है। ऑल इज़ वेल एंड फिज़िक्स इज़ वेल। दैट इज़ फॉर यू टू डिसाइड हार्ड और इजी। इजी है तो कोई बात ही नहीं है, अगर हार्ड है आपके लिए तो आपको उसे इजी कैसे करना है, वो चीज़ें हमने बताई हुई हैं। सो फर्स्ट इज़ रीड, देन अंडरस्टैंड। हर एक वर्ड, हर एक कंसेप्ट का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। उस चीज़ को जब आप पिक्चराइज कर पाते हो ब्रेन में, देन यू अंडरस्टैंड इट। तो जैसे ही आप चीज़ों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप और ज़्यादा पढ़िए, और ज़्यादा चीज़ों को समझिए, और ज़्यादा कंसेप्ट समझिए, और अपनी एक वोकैबलरी डेवलप कीजिए। फिर आप क्या करेंगे? फिर देन अप्लाई योर कंसेप्ट्स टू न्यूमेरिकल्स, देन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस।
एक बहुत ही मेन पॉइंट है, की पॉइंट है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का। आप किसी को वो चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, पर्टिकुलर कंसेप्ट, पर्टिकुलर चैप्टर एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, इससे आपको क्वेश्चंस आएंगे और आप ये भी देख पाएंगे कि क्या आप उन्हें खुद आंसर कर पा रहे हैं। थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगी एंड आपको कम से कम ज़रूरत पड़ेगी हेल्प की। तो ये था हमारा वीडियो, होपफुली आपको पसंद आया होगा।